जी, अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद हम डिस्कस करेंगे अब ओसिफ़िकेशन सेंटर्स को। मुश्किल है, याद करना पड़ेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको आसान कर दूँ। देखिए, सबसे पहले अपने पास फीमर का ओसिफ़िकेशन सेंटर कब आता है? 38 वीक पे। अच्छा, ये है कि जो प्राइमरी ओसिफ़िकेशन सेंटर आना है ना उसका फीमर का, सॉरी ये सेकेंडरी ओसिफ़िकेशन सेंटर की बात हो रही है। जो प्राइमरी ओसिफ़िकेशन सेंटर्स होते हैं ना, उनका ये सीन है कि हमारे पास सब जो 8 वीक पे ना 8 वीक पे क्लेविकल का, ह्यूमरस का, ठीक है? और इवन कि फीमर का भी प्राइमरी ओसिफ़िकेशन सेंटर उसकी डायफिसिस में आ जाता है, सही है? और सबसे पहले भी जो ओसिफ़िकेशन स्टार्ट होती है ना, वो क्लेविकल की स्टार्ट होती है, सही है? अच्छा, अब वो कहते हैं कि यहाँ उसने अच्छे से लिखा नहीं हुआ, अगर वो लिख देता ना कि डिस्टल फीमर की ओसिफिकेशन कब स्टार्ट होती है, फिर कब आता है, पेट होता है, तो 34 वीक पे आप कह सकते हो। मैंने आपको बताया था कि ये लास्ट पे, ये भी लास्ट ये भी हमने डिस्कस किया कि डिस्टल एंड ऑफ फीमर है ना, इसमें सबसे पहले सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर डेवलप हो जाता है, इवन के बर्थ से भी पहले। तो ये तकरीबन ये 34 वीक बनता है। 8वाँ महीना कह लो एंड हो रहा है या फिर 9वाँ शुरू हो रहा है ना, तो उस पीरियड के दौरान तो तब अपीयर होता है। और ये हम लोग अल्ट्रासाउंड में इसको देखकर बच्चे की ग्रोथ का भी अंदाज़ा लगाते हैं। तो इससे आपने याद रखना है, 34 वीक इतना मुश्किल नहीं है याद रखना। और ह्यूमरस का मैंने आपको बता दिया कि इसका इसमें प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर कब आता है? 8 वीक पे। फीमर में कब आता है प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर? 8 वीक पे। क्लेविकल में कब आता है? 8 वीक में। सही है? कौन-सी बोन है जिसके 2 ओसिफिकेशन सेंटर्स होते हैं? मैंडिबल, ये भी याद करना इतना मुश्किल नहीं है। मैंडिबल के 2 ओसिफिकेशन सेंटर्स होते हैं और दोनों इकट्ठे अच्छा, ओसिफिकेशन ऑफ स्टर्नम, इसको ऐसे याद करें, स्टर्नम का यूँ याद करें, ये देखें स्टर्नम की ओसिफिकेशन, स्टर्नम बना के, ठीक है? और उसमें आपने 2 1 इस तरह एक तस्वीर बना लेंगे साइड पे, तो इससे आपको याद रह जाएगा कि 21 साल की उम्र में जाके इसकी ओसिफिकेशन होती है और हमारी हो चुकी है, ठीक है? हम लोग मोस्टली 26 की रेंज में हैं, तो सारे बच्चे, तो इसलिए ये गया एक। अच्छा, अगला आ गया अपने पास रेडियल हेड ऑफ ह्यूमरस, मीडियल एपिकोंडाइल, लैटरल एपिकोंडाइल। अच्छा, इनके लिए ना एक निमोनिक है, जो अपने पास ह्यूमरस का ये वाला जॉइंट है ना अपना, एल्बो जॉइंट जो है, इसके ऊपर तकरीबन कोई 5-6 बोन्स की ना ओसिफिकेशन स्टार्ट होती है। तो इसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त निमोनिक है, उसका है कि क्यूट रैबिट्स, ये मैंने अपना खुद बनाया हुआ है, क्यूट रैबिट्स इन द ओपन लॉन, ठीक है? तो क्राइटोल, वैसे क्राइटोल टर्म यूज़ होती है, लेकिन क्यूट रैबिट इन द ओपन लॉन, ये ठीक है, मैंने सोच देखा था। तो इसमें ये है कि आपके पास है ना मुख्तलिफ बोन्स है, जिस तरह के, अब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अभी मुश्किल हो जाएगा याद करना। तो इसमें अपने पास एक कैपिटुलम है, रेडियल हेड है, इंटरनल एपिकोंडाइल है, मतलब इंटरनल मीडियल एपिकोंडाइल को कहते हैं, ट्रोक्ली है और ओलिक्रेनोन है, लैटरल एपिकोंडाइल है। यकीन मानिए ये सारे एल्बो जॉइंट के करीब-करीब बोन्स हैं, लेकिन अभी के लिए आप परेशान ना हो, अपर लिम्ब में हम इसको अच्छे से याद कर लेंगे। अभी के लिए जितनी ज़रूरत है उतना देख लेते हैं। तो आप देखें, ये अपने पास आ गया कैपिटुलम, एक फर्स्ट वीक में, सॉरी 1 साल में, 3 साल में, 7 साल में, 5 साल में, 7 साल में, 9 साल में और 11 साल में। इस तरह इनके ऊपर ओसिफिकेशन, इनकी सेकेंडरी ओसिफिकेशंस अपीयर होते हैं, ठीक है? तो इससे हम ऐज का अंदाज़ा लगाते हैं इनकी, ठीक है? किसी भी बच्चे की ऐज का अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आप उसके एल्बो का एक्स-रे ले लो। तो अब रेडियल हेड का क्या बताया? 3 इयर्स। और मीडियल एपिकोंडाइल मतलब इंटरनल एपिकोंडाइल का क्या बताया? 5 इयर्स। और लैटरल का क्या बताया? 11 इयर्स। तो ये आपके 3 इस तरह निकल जाएँगे। ये ठीक है? और इसके लिए मैं आपको एक तस्वीर भी दिखाना चाहूँगा। ये देखें, इसमें वही है, ठीक है? कैपिटुलम, रेडियल हेड, उसके बाद क्यूट रैबिट्स इन, ठीक है? इंटरनल एपिकोंडाइल, द ट्रोक्लिया आ गया, ओलिकेरानोन प्रोसेस आ गया उसका, अल्ना का ना, और साथ में मीडियल एपिकोंडाइल आ गया, ठीक है? इधर एल बनता है लैटरल एपिकोंडाइल, सॉरी, ठीक है? तो ये हो गया अपने पास। फिर मैं आपको दिखाऊँ,
अब हमारे पास 2 रह गए, एक रह गया कि इस्कियोप्यूबिक रेमस की फ्यूजन कब होती है, तो 7 इयर्स में है। तो अगर आपको याद हो तो जो अगर हम प्यूबिस मतलब ये ड्रा करें, ठीक है, इसमें लाइक अब ड्रा करना मुश्किल है इधर, कुछ इस तरह ही होती है ना बोन्स ये वाली अपने पास, कुछ कुछ ऐसे होती है, ठीक है, गुजारे के लिए। तो इसमें अपने पास अगर आप देखो तो क्या बना है, खैर अच्छा चलो, ये अपने पास आ गई प्यूबिस और ये आ गई इस्कियम, ऐसे ही है ना। तो ये देखिए ये 7 बन रहा है, 7, ठीक है, 7 बन रहा है, बस मान लें इस बात को कि 7 बन रहा है और दोनों 7 ईयर्स में आके फ्यूज कर जाती हैं। और दूसरा कहते हैं कि जो ये इस्कियो और इस्कियम और आइलियम जो है, इनकी फ्यूजन कब होती है, आइलियम की और इस्कियम की, ठीक है, ये होती है 26 साल की उम्र में। इसको फिलहाल आप ऐसे ही याद कर सकते हैं कि आपकी मुबारक हो कि हो चुकी है ओसिफिकेशन या बस होने वाली होगी, तो आप इंतज़ार करें, ठीक है, स्टे ट्यून्ड। तो आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं पैराइटल बोन, इसकी ओसिफिकेशन लास्ट पार्ट किस जगह का होता है। पैराइटल बोन जो है ना अपनी पैराइटल बोन, इसका अगर आपको मैं वैसे एक रफ सी बनाऊँ, ये सपोज़ ये पैराइटल बोन है हमारी, फ्लैट सी बोन है, तो इसके एंगल्स ये वाले होते हैं, ये वाले साइड्स जो है ना ये इसके एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो कोई इसको फ्रंटल एंगल कह देंगे, किसी को हम लोग लाइक टेम्पोरल एंगल कह देंगे, ओसिपिटल एंगल कह देंगे, तो ये एंगल्स हैं, ये साइड्स हैं। तो वो कहते हैं कि लास्ट पार्ट ओसिफाई असल में सेंटर से इसके पास 2 ओसिफिकेशन सेंटर्स आते हैं और दरमियान से शुरू होती है और एंड एंड पे एंगल्स की होती है। और इसी वजह से ना जो हम लोग पढ़ते होते हैं, क्या कहते हैं उसे, फ़ोंटेनेलिस जो होते हैं, तो वो भी इसी वजह से लास्ट पे ओसिफ़ाई करते हैं, क्योंकि वो तो एंगल्स के पास आ रहे हैं ना, तो इस वजह से। ईज़ी थे ये वाली बात याद रखना, कोई ऐसा मसला नहीं है। आगे चलते हैं, अपने पास ओसिफ़िकेशन ऑफ द स्टर्नम हमने क्या याद किया था, 21 ईयर्स पे, ठीक है। फर्स्ट बोन ऑफ एम्ब्रियो की जो ओसिफ़ाई होती है क्लेविकल होती है, 11 ईयर्स। अच्छा एक और बात थी कि इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफ़िकेशन किस बोन की होती है, ये एक एमसीक्यू रह गया, क्लेविकल की होती है। सही है, ये आप देख लें। इंट्रा मेम्ब्रेनस कैल्सिफ़िकेशन किसकी होती है, 2 तरह की कैल्सिफ़िकेशन होती है। एक होती है इंट्रा मेम्ब्रेनस और कार्बन, एक होती है एंडोकॉन्ड्रल कैल्सिफिकेशन, तो ओसिफिकेशन। तो इंट्रा मेम्ब्रेनस में होता है कि बोन जो है ना वो मेसेनकाइमल टिश्यू से डायरेक्टली बोन बनती है, मेसेनकाइमल टिश्यू से डायरेक्टली बोन बनती है। और दूसरे में होता है कि पहले कार्टिलेज बनती है, उसके बाद वो बोन बनती है, ठीक है। अच्छा फिर अपने पास आ गया कि हाँ, ये वो 11वीं वाला हमारा क्यूट रैबिट्स इन द ओपन लोन, ठीक है। तो वही वाला, उसमें लैटरल एपिकोंडाइल सबसे लास्ट पे था, वो 11 साल की उम्र में जाके लास्ट पेयर हो रहा था स्कैंडियोसिफिकेशन सेंटर ना। तो जो एजेस जो होंगे, एंड्स होंगे, वहाँ स्कैंडियोसिफिकेशन सेंटर ही आएगा, अभी डिस्कस किया था। और जो डायाफाइसिस होगा उसमें प्राइमरी आएगा, तो मैं परेशान नहीं होना। ओसिफिकेशन प्रोसेस इज यूजुअली कैरिड आउट एट मल्टीपल सेंटर्स इन इंडिविजुअल बोन्स। हाइलीन कार्टिलेज जो होता है ना, पहले कार्टिलेज बनती है फिर बोन बनती है, तो कार्टिलेज कौन सी टाइप की होती है, हाइलिन कार्टिलेज होती है। 3 तरह की कार्टिलेजेस होती हैं, हाइलिन, फाइब्रस और इलास्टिक। तो हाइलिन कार्टिलेज है जो कि इंट्रा कार्टिलेजिनियस ओसिफिकेशन में इन्वॉल्व होती है। जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा उनके लिए परेशान नहीं होना, हम आगे जैसे जैसे जाएंगे इन चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी कार्टिलेज की टाइप्स को डिस्कस करेंगे हिस्टोलॉजी में, तो ऐसे परेशान नहीं होना, जितना समझा रहा हूँ समझ के चलते जाएं, ठीक है। मैच्योर बोन कंटेन्स मेजर कंपोनेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो इसका ये है कि मतलब पहले कोलेजन होती है, कोलेजन क्या करती है, वो आपको प्रोवाइड करती है टेंसाइल स्ट्रेंथ, लचक कुछ प्रोवाइड करती है बोन की। और जो ये हाइड्रोक्सी एपिटाइट है, इसके क्रिस्टल्स आके उसको जो बोन की बोनी हार्ट जो है वो ये बनाते हैं। तो 70% ये होते हैं हाइड्रोक्सी एपिटाइट। फिर अपने पास कुछ ट्यूमर्स आ गए, ये मुश्किल है थोड़ा सा लेकिन इतना नहीं। आप देखें, आप बल्कि इसके लिए क्या करें, मैंने जिस तरह याद की, अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइक कौन सा एरिया जो कि एक वो बना रहा है स्पेसिफिक। तो इसमें ये है कि लाइक ये अपने पास आ गया डायाफाइसिस, ठीक है, सपोज ये अपने पास एपिफाइसिस आ गया, ये डायाफाइसिस, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एपिफाइसिस है, ये एपिफाइसिल प्लेट आ गई, ठीक है। ये अपने पास मेटाफाइसिस आ गया और उसके बाद अपने पास आ गई डायाफाइसिस, ठीक है। ये एपिफाइसिस, ये एपिफाइजियल प्लेट, ये मेटाफाइसिस,
और ये अपने पास आ गया डायफेसिस, ठीक है? तो ईज़ी था, यहाँ तक तो कुछ बात ही नहीं हमने की। तो कौन-कौन से ट्यूमर होते हैं, मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊँगा तो उससे आपको याद हो जाएगा कि जो एपिफाइसिस है ना वो होता है इधर डायफेसिस के अंदर होता है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, इम्यून सार्कोमा जो होता है ना वो डायफेसिस में होता है, ये आपको याद हो जाएगा। और ये एक तस्वीर एक याद कर लें तो इससे आपको एपिफाइसिस का भी याद हो जाएगा। ये इस तरह करके ना आपने जब बोन जब ड्रा करनी है ना, आपने एपिफाइसिस को इस तरह ड्रा करना है। इस तरह ड्रा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर ये जायंट सेल्स हैं। तो एपिफाइसिस में होता है जायंट सेल ट्यूमर, जायंट सेल का होगा, ठीक है? एपिफाइसिस के अंदर इसको ऐसे याद रख लेना है। और डायफाइसिस के लिए मैं आपको बोन दिखा देता हूँ, एक तस्वीर दिखा देता हूँ। एक मिनट। ये देखें, ये इस तरह, इस तस्वीर को याद रख लें। ये यूइंग सार्कोमा है। ये आगे एमसीक्यू भी आएगा कि एक बंदा है उसकी थाई में ऐसे मसला है, तो थाई का जो मतलब मिडल पार्ट एरिया इनफेक्ट इफेक्ट हो रहा है ना, तो वो क्या है, यूइंग सार्कोमा। तो ये इससे आपने याद कर लें काइंडली, ठीक है? तो यूइंग सार्कोमा आपको याद हो गया, कहाँ हो रहा है, डायफिसिस में। और ये जायंट सेल कहाँ हो गया, एपिफाइसिस में। रह गया मेटाफाइसिस, तो जो भी होगा आखिरी वाला मेटाफाइसिस में होगा। तो इससे हम लोगों ने, मैंने इस तरह याद किया, आपकी मर्जी, आपको जैसे इजी रहे। आगे चलते हैं। तो अच्छा, ओस्टियोसार्कोमा और ओस्टियोकोंड्रोमा ये दोनों मेटाफाइसिस में होंगे। और मजे की बात है, ओस्टियोसार्कोमा मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर है बोन का, और ओस्टियोकोंड्रोमा मोस्ट कॉमन प्राइमरी बिनाइन ट्यूमर है बोन का। तो ये दोनों मेटाफाइसिस में होंगे, ठीक है? मेटाफाइसिस में जो है ट्यूमर्स की साइट, विंग सार्कोमा डायफाइसिस में होगा। अच्छा, मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर ओस्टियोसार्कोमा, 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 ठीक है? Most common malignant tumor of bone in second osteosarcoma. Most common benign tumor osteochondroma. Proximal tibial swelling है, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स मिल रहे हैं आपको एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस के लेवल पे। तो ये क्या है, जायंट सेल ट्यूमर, बिल्कुल। कहाँ होता है, एपिफाइसिस में। अच्छा, डायफाइसिस में क्या होता है, यूइंग सार्कोमा। यूइंग सार्कोमा क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन क्या होती है, डबल वन डबल टू, सही है। तो इसको अब देख लें। वैसे इसके वर्ड्स काउंट करें ना यूइंग सार्कोमा के, तो 12 बनते हैं टोटल। कितने बनते हैं, 12। तो डबल डबल कर दो, एक एक, दो दो, वन वन टू टू, एक ये। दूसरा एक ये भी है कि एक है ना स्विंग थी, ठीक है? तो मतलब एक झूला था एक तरह से, एक पिंक कह लो आप, वो थी एक घर में। और ये ना उसके बरामदे में थी, और वहाँ एक पीछे क्लॉक था। तो न जाने क्या वजह थी कि जब भी रात को 11 बज के 22 मिनट में 22 मिनट का टाइम होता था ना, तो अगर वो जो स्विंग थी वो अपने आप झूलना शुरू कर देती थी। और ये भी देखा गया है कि अगर उस टाइम में कोई भी बंदा उस में बैठा हो तो वो कोमा में चला जाता था, ठीक है? तो इसलिए स्विंग कोमा, तो हाँ, ठीक है, भाई ये भी है। तो विंग सार्कोमा ये 11:22 पे होते हैं। इस तरह सबको ये तो नहीं याद रख सकते, लेकिन चलो जितना करते हैं देखते हैं फिर आगे। अच्छा, वो कहते हैं कि एक बंदा है, उसको न्यूक्लियर पावर प्लांट पे डिजास्टर हुआ और बॉम्ब ब्लास्ट की, सॉरी, मतलब जो न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है पावर प्लांट के एरियाज पे, वहाँ क्या होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं। उनमें एक स्ट्रोंटियम 90 है, और वो भी इस तरह फूड चेन में चला जाता है और मिल्क प्रोडक्ट्स को कंटेमिनेट करता है। और फिर उनका इस्तेमाल करने से बंदे को ओस्टियोसार्कोमा होता है। ओस्टियो देखें, मिल्क प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं कि बोन्स मजबूत होगी, और उल्टा ओस्टियोसार्कोमा हो रहा है। और ओस्टियोसार्कोमा मोस्ट कॉमन भी है। तो क्या जो आजकल मिल्क चल रहा है उसमें ऐसा है नहीं, जस्ट टू रिमेम्बर, याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्ट्रोंटियम 90 ओस्टियोसार्कोमा, सही है। और ओस्टियोसार्कोमा रेटिनोब्लास्टोमा के साथ इसकी वेल एस्टेब्लिश्ड एसोसिएशन है, ठीक है? तो एक बंदे में ये हो तो दूसरा भी
हो सकता है। सोप बबल अपीयरेंस जो हमने बनाई थी यूइंग सार्कोमा की, है ना? जायंट सेल ट्यूमर की, तो ये सोप बबल अपीयरेंस नहीं बन जाती, तो ये होती है यूइंग सार्कोमा, यूइंग्स जायंट सेल ट्यूमर में सोप बबल अपीयरेंस आगे आएगा, यहाँ से कुछ और लिखा है। बाकी अब हम आगे चलते हैं फिलहाल। अच्छा, ये कोडमैन्स ट्रायंगल और सन रे अपीयरेंस आप लोगों ने लाजमी तौर पे नेट पे देख लेनी है, ये ओस्टियोसार्कोमा के साथ इनकी एसोसिएशन है। आगे चलते हैं, चलें। कहते हैं कोडमैन्स ट्रायंगल है, सन रे अपीयरेंस है, कुछ कुछ आपको ऐसे याद भी होगा कि जब वो क्या कहते हैं मेटाफाइसिस इफेक्ट हो रही होती है तो कुछ इस तरह उठती है, पेरियोस्टियम ऊपर को उठती है तो एक ट्रायंगल सी बनती है, सन रे अपीयरेंस आती है, कुछ ऐसा करके ना, याद होगा ऑस्टियोसार्कोमा में होता है। सो बबल अपीयरेंस आपको बताई जायंट सेल ट्यूमर में। मैक्सिलरी स्वेलिंग है, पेनलेस मैक्सिलरी स्वेलिंग है, रेडियोल्यूसेंट है, और देखा तो ग्लास अपीयरेंस है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है, तो फाइब्रस डिस्प्लेसिया मतलब यहाँ करके स्वेलिंग थी। अच्छा, अब ये क्या होता है देखें, डिस्प्लेसिया एक तो हम लोग पढ़ते हैं ना वो सर्वाइकल में, एक सर्वाइकल डिस्प्लेसिया वो, है ना, जो कि बाद में फिर CIN बनता है, फिर कार्सिनोमा साइड 2 और जो भी बनता है सर्वाइकल कैंसर बनता है, तो वो होता है एपिथेलियम का डिस्प्लेसिया, वो और चीज़ है। उसमें ये होता है कि जो सेल्स होते हैं किसी भी एपिथेलियम के, वो अपना आर्किटेक्चर उनका खराब हो जाता है, उनकी पोलैरिटी चली जाती है, उनकी शेप खराब हो जाती है, तो उसको कहते हैं डिस्प्लेसिया। वो है एपिथेलियल डिस्प्लेसिया। ये है फाइब्रस डिस्प्लेसिया, ये बोन्स का इशू है। अगर बोन्स सही से ना बने ना तो उसको कहते हैं फाइब्रस डिस्प्लेसिया, जो कि मैक्सिलरी बोन में सबसे ज़्यादा कॉमन है। यही सिनेरियो है कि ये वही सिनेरियो है, तो ठीक है। अच्छा, ओस्टियोइड सार्कोमा ये क्या है, ये अपने पास इसे पढ़े 14 साल का लड़का है, उसके पेन थी राइट लेग में, एक्सरे करवाया तो 1 सेंटीमीटर शार्पली डिमार्केटेड रेडियोलूसेंट लीजन है इन डायफेसिस ऑफ टिबिया surrounded by dense sclerotic bone. The most likely diagnosis is osteoid osteoma, ये बिनाइन ट्यूमर है। इसके मतलब मैं ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा, बस आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये ओस्टियोइड ठीक है, ओस्टियोइड ओस्टियोमा है, और इसमें आप देख सकते हो कि किस तरह से एक पहले रेडियोल्यूसेंट एरिया, फिर कैसे डेंस है एरिया, ठीक है। अच्छा, ये था ओस्टियोइड ओस्टियोमा। आगे चलते हैं कि प्राइमरी बोन ट्यूमर सेकेंडरी केड में ओस्टियोसार्कोमा। रेडियो रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ जायंट सेल ट्यूमर कैसी होती है, सोप बबल अपीयरेंस की तरह। जायंट सेल्स मिल रहे हैं तो जायंट सेल ट्यूमर है। ये तो बहुत मजे की चीज है। गाउट, स्यूडो गाउट, गाउट में क्या है, यूरेट क्रिस्टल्स करवाते हैं, यूरिक एसिड की वजह से होता है, और ये स्यूडो गाउट कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल्स की वजह से होता है। गाउट में सबसे कॉमनली कौन सा होता है अपने पास, वो जो जो फर्स्ट मेटाकार्पल है उसको क्या कहते हैं, पोडेग्रा कहते हैं, ठीक है। ये इफेक्ट होता है, और उसमें स्यूडोगाउट में नी जॉइंट सबसे कॉमन इफेक्ट होता है। उसमें अगर आप सेनोवियल फ्लूइड लो और उसको चेक करो तो उसमें जो क्रिस्टल्स होंगे वो नेगेटिव बायफ्रिंजेंस देते हैं, जबकि इसमें पॉजिटिव देते हैं। इसकी शेप भी रोम्बॉइड होती है, इसकी शेप होती है रोम्बॉइड, रोम्बॉइड शेप होती है, और बायफ्रिंजेंस कैसी होती है, पॉजिटिव। दोनों बातें ऐसे याद रह जाएंगी। इसकी शेप होती है नीडल लाइक होते हैं जो यूरेट क्रिस्टल्स होते हैं ना, और इनकी बायफ्रिंजेस भी नेगेटिव है, तो दोनों चीज़ें एक तरह से याद रह जाएंगी आपको। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, एक्यूट अटैक में हमें पता है हम एंसेड्स देते हैं, कोल्चिसिन देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं। सबसे पहले एंसेड्स देते हैं, इंडोमेथासिन देते हैं, उससे ठीक हो जाता है। ना रिलीफ हो तो कोल्चिसिन दे सकते हैं। अच्छा, अगर एंसेड्स नहीं यूज़ कर सकते, सपोज CKD का पेशेंट है, तो आप स्टेरॉइड्स दे सकते हो, सही है। क्रोनिक अटैक में एलोपिरिनोल ज़ैलोरिक के नाम से आती है, वो इस्तेमाल करते हैं। फिबुक्सोस्टेट भी यूरिका के नाम से आती है, वो इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं क्रोनिक अटैक जो एक्यूट अटैक है ना, उसमें ये नहीं देनी होती एलोपिरिनोल फिबुक्सो, क्योंकि ये एक्यूट अटैक को ट्रिगर कर सकती है, वर्स कर सकती है। उसकी वजह ये है कि यूरिक एसिड लेवल अगर किसी बंदे का 10 भी है ना तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। वैसे 6 से नीचे होना चाहिए, अगर 10 भी है ना तो कोई मसला नहीं है। कब तक मसला नहीं है, जब तक चेंज नहीं आता। जब चेंज आएगा ना, मसला तब होगा। अटैक, एक्यूट अटैक तब होता है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है लेकिन मजे किया तो सुन लें। तो अगर एक बंदा लाइक किसी बंदा वो कुछ है ना ऐसे बड़ा गोश्त वगैरह या फिर इस तरह कुछ खा ले ज्यादा, तो उसको तब होने का ज्यादा खतरा है अटैक, क्योंकि उसमें, क्योंकि कहाँ से आता है यूरिक एसिड, हमें पता ही है ना, अपना जो DNA है, उनके न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, उनकी प्यूरीन्स होती हैं, प्यूरीन्स की ब्रेकडाउन से यूरिक एसिड बनता है,
सही है। तो अगर आप ये ऐसी चीज़ खाओगे जिसमें डीएनए कंटेंट ज़्यादा है, जिस तरह की बड़ा गोश्त आ गया सब कुछ ना, तो उसकी वजह से प्रोटीन ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा यूरिक एसिड बनेगा, तो उसकी वजह से उस बंदे का यूरिक एसिड जैसे फ्लक्चुएट करेगा, तब उसको अटैक हो सकता है। इसी तरह बाज़ औक़ात कुछ मेडिसिन्स हैं जिस तरह के थायज़ाइड डाययूरेटिक्स, मुझे कन्फर्म नहीं है, आई गेस ये यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाती हैं। तो जब वो चेंज आता है ना, तब बंदे को अटैक होता है। ठीक है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, चलें कोई नहीं, क्या जाता है। मोस्ट कॉमन साइट नहीं है, और ये इसकी भी सेम ट्रीटमेंट है। अच्छा, जल्दी करेंगे। नेगेटिव बायरफ्रिंजेंस, ग्राम नेगेटिव स्ट्रेन, सॉरी नेगेटिव बायरफ्रिंजेंट, एक्यूट गाउट, फर्स्ट मेटाटार्सोफ्रेंजियल, यूरिक एसिड लेवल चेक करवा लो। ऐसा कोई खास कंप्लेन है, सॉफ्ट 2 वीक्स बैक भी था मसला, टेंडर है, रेड है, इतना पेनफुल होता है कि बंदे हाथ नहीं लगा सकता, पैर नहीं नीचे रख सकता, इतना पेनफुल होता है। 51 ईयर ओल्ड प्रेजेंटेड विद पेन, स्वेलिंग एंकल, जो भी है, क्या करवाओ, उसका यूरिक एसिड के लेवल्स भी हाई हैं, तो क्या करवा लो, माइक्रोस्कोपिक जॉइंट फ्लूइड का एग्जामिनेशन कराओ फॉर मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स के लिए, ठीक है, बिग टो का मसला है, और नेगेटिव शेप बायरफ्रिंजेंट क्रिस्टल्स हैं, तो मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स हैं। प्राइमरी गाउट में यूरेट क्रिस्टल्स होते हैं, जॉइंट में बिग टो का मसला है, और मेटाटार्सोफ्रेंजियल जॉइंट, और क्या करना चाहिए, साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस करा लो। ज़्यादा नहीं पढ़ा, आप पढ़ोगे समझ आ जाएगा, बिल्कुल ईजी सीन है। स्वेलिंग है बिग टो की, और ट्रॉमा की कोई हिस्ट्री नहीं है, प्लाज्मा यूरिक एसिड लेवल करवा लो। ड्रग ऑफ चॉइस एक्यूट गाउट में एनसेड है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एलोप्यूरिनोल क्या है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, सही है। ये वो एंजाइम है जो प्यूरिन को कन्वर्ट करते हैं टू यूरिक एसिड, but can mask the effect of allopurinol, increase levels of albumin, इनका मुझे नहीं कुछ भी ऐसा सोर्स मिला, तो ये आपने खुद देखना है। वैसे अगर याद करना है फिलहाल रट्टा मारने के लिए, तो एलोप्यूरिनोल और एल्ब्यूमिन, ठीक है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म क्या है, यूरिक एसिड। अभी के लिए इतना ही।